हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग। कैसे हो बच्चे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं बता दूं मैं भी ठीक हूँ। और सॉरी कि मैं कल आपकी लेक्चर अपलोड नहीं कर पाई, कुछ रीजन था इसकी वजह से। आज स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 4, रिवैल्यूएशन, अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, या कह सकते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने आपको कहा था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट टॉपिक नंबर 4 में डिटेल में पढ़ेंगे। जब एक चलो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल लेके बैठा हूँ। ये क्या है? ए बी सी तीन पार्टनर है जिनका ऑल प्रॉफिट रेशियो जो था 3:2:1, सही है। ए बी सी पार्टनर, अब इन्होंने न्यू रेशियो बना लिया 2:3:1। ये एक नया रेशियो हो गया। जब भी चेंज इन रेशियो करते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते हैं, तो यहाँ पे बच्चों एसेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों का रिवैल्यूएशन किया जाता है और देखते हैं कि एसेट्स इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, लायबिलिटीज इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है। और जो इंक्रीज डिक्रीज होता है एसेट्स और लायबिलिटीज में, उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे एसेट्स लायबिलिटी, एसेट्स को बेचते नहीं है, लायबिलिटीज को पेमेंट नहीं करते, बस इतना देखा जाता है क्या एसेट्स कितना इंक्रीज हुआ है, क्या कितना वैल्यू में डिक्रीज हुआ है, लायबिलिटीज बढ़ी है या घटी है, ये देखते हैं। और जो भी इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है एसेट्स और लायबिलिटीज में, उसे ट्रांसफर किया जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और वहां पे ये देखा जाता है क्या कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। अगर प्रॉफिट और मान लो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो उसने किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ऑल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और आगे जो आपके चैप्टर्स आने वाले हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट, ये सारे में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनने वाले हैं, तो ये ध्यान रखना। देखते हैं। देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट मींस रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। ओके बच्चों, क्या है रिवैल्यूएशन अकाउंट? जब ही ओपन होता है बच्चों, जब एसेट्स का रिवैल्यूएशन किया जाता है, रीअसेसमेंट किया जाता है लायबिलिटीज का। किस किस केस में किया जाएगा? देखो, एक तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो बनाते हैं उस केस में भी देखा जाता बनाते हैं। आप एडमिशन वही बताते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, रिटायरमेंट, डेट, उस केस में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किए जाएंगे। और ये देखा जाएगा कि एसेट्स इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, लायबिलिटीज इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। और वो पूरा होने के बाद जो भी लॉस और प्रॉफिट होता है उसे क्या करते हैं? ऑल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ प्रिपेयर टू सर्टेन, पर प्रिपेयर किया जाता है टू सर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग फ्रॉम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड टू डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन देयर ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैंने आपको बता ही दिया था रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रिपेयर किया जाता है देखने के लिए प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। किस कारण से देखते हैं कि एसेट्स कितना हुआ है, लायबिलिटीज कितनी इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है। और प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में। किस रेशियो में करते हैं? ऑल रेशियो में करते हैं, ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दिस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। मैंने जब टॉपिक नंबर 3 करवाया था आपको, तो मैंने बताया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, अगर फायदा होता है तो उसको क्रेडिट साइड में करते हैं, अगर नुकसान होता है तो उसको क्या करते हैं? डेबिट साइड में करते हैं। अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट भी देखेंगे बच्चों, पहले ये समझना जरूरी है, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी मैं आपको बताऊंगी उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसके डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में कौन कौन से आइटम आते हैं, वो भी अच्छे समझने वाले। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। याद रखना बच्चों, कई बार वो क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बोलेगा प्रिपेयर करने के लिए, बोलेंगे कि आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट प्रिपेयर कर दो, तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट ही होता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को। और क्वेश्चन में बच्चे को पूछ सकता है कि आप बना लो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर, तो सीधा दिमाग में क्या होना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। आगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर बाय टू वे, दो वे है। एक होता है व्हेन रिवाइज वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, और बाय डिफॉल्ट बच्चों यही होगा, कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट यही होने वाला है, बाय डिफॉल्ट भी यही मानेंगे। दैट इज बैलेंस शीट। मतलब ये होता है कि इसके दो वे होते हैं। रिवैल्यू, जो भी एसेट्स का रिवैल्यूड किया जाता है, लायबिलिटीज और एसेट्स का जो नया वैल्यू होता है उससे क्या करते हैं? बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया जाता है। उस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, और 99% केस में यही होगा बच्चा, जहां पे है ना व्हेन रिवाइज वैल्यू आर टू बी रिकॉर्ड इन द बुक्स।
रिवाइज वैल्यू मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज का जो रिवाइज वैल्यू आएगा उसे बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, मींस बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। और 99% केस में यही आने वाला है और यही करेंगे। सेकेंड केस है जो एक्सेप्शनल केस है, when revised value are not recorded in the books मतलब that is balance sheet। ये एक्सेप्शनल केस है जहां बोलते हैं कि नहीं रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना है, जो ओल्ड बैलेंस शीट में दिख रहा है वही आप न्यू बैलेंस शीट में भी शो करो। समझ रहे हो बच्चों? और ये वाला केस सिर्फ इसी में चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है ये वाला। बाकी जितना भी आप पढ़ोगे एडमिशन, रिटायरमेंट डेट, सारे में यही केस रहेगा। व्हेन रिवाइज वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, एसेट और लायबिलिटीज का जो भी रिवाइज वैल्यू होगा वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हेन रिवाइज वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट। तो पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट देखते हैं, उनके जनरल एंट्री देखते हैं, देन क्वेश्चन करने वाले। अब देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखो बच्चों, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। और क्रेडिट साइड में कौन क्या चीज रिकॉर्ड करते हैं? जो फायदा का चीज होता है, सही। और यहाँ पे जो नुकसान होता है, समझ गए? देखो सबसे पहले देखते हैं डेबिट बैलेंस। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। अब जब चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहे हैं उस टाइम पता चला कि मशीन जो ओल्ड बैलेंस शीट में 2 लाख का है, बट जब रिवैल्यूएशन किया गया तो 1,19,000 का है। तो यहाँ पे 10,000 क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 10,000। और क्या लिखेंगे? मशीन है तो 2 मशीनरी लिखेंगे। ये नहीं कि डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ मशीनरी, नहीं, सिर्फ 2 मशीनरी करके यहाँ पे लिख देंगे 10,000। जितने अमाउंट से फायदा होता है, मतलब जितने अमाउंट से प्रॉफिट होता है, गेन होता है, उतना ही अमाउंट दिखाते हैं। मैंने क्या कहा? ऑल बैलेंस शीट में मशीनरी है 2 लाख का, बट रिवैल्यूएशन किया गया तो 1,19,000 का। तो 10,000 हो गया, 10,000 का नुकसान हो गया, तो यहाँ पे 10,000 रिकॉर्ड कर देंगे। अब टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटीज बढ़ गया, अपने क्या है? कर्जा जो बढ़ गया वो क्या अपने लिए नुकसान ही हो गया, तो उसे डेबिट साइड में कर देंगे। 30,000 का क्रेडिटर था, पता चला कि 40,000 का है, 10,000 से क्या हो गया? इंक्रीज हो गया लायबिलिटीज, तो यहाँ पे लायबिलिटीज रिकॉर्ड कर देंगे। और उतने ही अमाउंट से करेंगे जितने अमाउंट से डिक्रीज और इंक्रीज हुआ है, जितने अमाउंट से यहाँ पे इंक्रीज हुआ है उतने ही अमाउंट से करेंगे। टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, चलो ये हो सकता है, अपना एग्जाम्पल लेते हैं। कोई दोस्त को 10,000 रुपीज देना था और हम भूल गए, 5,000 देना था मान लो, भूल गए, और वो बोलता है कि यार मेरे 5,000 रुपीज जो तूने लिया था वो मुझे दे दे। ये क्या हो गया? अचानक पता चला, पता नहीं था, रिकॉर्ड नहीं था, हमारे दिमाग में रिकॉर्ड नहीं था, पर बाद में पता चल गया। तो ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। कई बार क्या होता है कि कंपनी जो या फर्म होती है उन्हें ये नहीं पता चलता है कि ये मेरे लायबिलिटीज था, वो भूल जाते हैं, तो वो उसको क्या करते हैं? वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? एक तरीके से हमारा कर्जा बढ़ गया, तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लिया यहाँ पे। अब क्रेडिट साइड में देखते हैं। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, और बैलेंस शीट में मशीनरी है 2 लाख का, बट उसकी वैल्यू हो गया 2,50,000 जब रिवैल्यूएशन किया गया। तो 50,000 से क्या हो गया? वैल्यू का एसेट्स बढ़ गया, एसेट्स बढ़ गए ना वैल्यू में, तो यहाँ पे 50,000 दिखा देंगे बाय मशीनरी करके। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटीज अगर कर्जा कम हो गया तो अपने लिए क्या फायदा हो गया? पहले था 50,000 का क्रेडिटर, अब 40,000 करा, 10,000 से क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, तो यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे बाय क्रेडिटर 10,000। मैं बार बार कह रही हूँ, उसी अमाउंट से दिखाएंगे जितने अमाउंट से डिक्रीज हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है, उतने ही अमाउंट पे दिखाएंगे। अनरिकॉर्डेड एसेट, अब कुछ ऐसा एसेट्स है जो बुक में रिकॉर्ड नहीं है, वैसा वो बुक वो क्या हमारे लिए गेन हो गया। अब मान लो आप जीन्स पहने हो कभी और पॉकेट में पैसे रख के 500 रुपए और भूल गए, और उसको क्या करते हैं? अलमारी में तय करके रख दिया। अब जब जीन्स पहनते हो तो पता चलता है जेब में हाथ देने से 500 रुपीज मिल गया, वो क्या हो गया? आपके लिए गेन हो गया। वही चीज है, अगर फर्म को, कंपनी को पता चलता है कि ये मेरे एसेट्स है, रिकॉर्ड नहीं है, तो वो क्या उनके लिए फायदा हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय अनरिकॉर्डेड एसेट, या जो भी एसेट्स मिल गया, टैप रेटर मिल गया तो टैप रेटर लिख दूंगे बाय टैप रेटर यहाँ पे। अब ये सब करने के बाद डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज, ये सब डिक्रीज इंक्रीज होने के बाद तो फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। अगर मान लो गेन हुआ तो गेन को क्या करेंगे? गेन ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में करेंगे? ऑल रेशियो में। तो ये भी हो सकता है कि लॉस भी हो सकता है, जरूर नहीं है कि गेन हो, तो लॉस को क्या, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन में क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब कोई एक ही केस होगा, या तो लॉस होगा या गेन होगा। तो इसकी जनरल एंट्री पास कर सकते हो कैसे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू
increase in value of assets, revaluation account debit to increase in value of assets, to increase in value of liabilities, to unrecorded liabilities. आराम से तो देखो मैंने यहाँ पे कर रखा है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज तो यहाँ पे लिख दे टू एसेट्स अकाउंट, टू लायबिलिटीज अकाउंट, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। यहाँ पे डायरेक्ट आपको नाम लिखना है, जैसे एसेट्स अगर इन्वेस्टमेंट में कमी हुई है तो यहाँ पे क्या लिख रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ये लिखना है। लायबिलिटीज इंक्रीज हो गए तो टू क्रेडिटर लिख देना, कोई लायबिलिटीज का पता चला अनरिकॉर्डेड तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज लिख देंगे यहाँ पे, समझ गए। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट डेबिट, एक सेकेंड, तो समझ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स कर देना, सॉरी डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, ये हो गया। अब इसका भी तो कर सकते हैं ना, कैसे, क्रेडिट साइड वाले बाय क्यों लगाएंगे, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट, तो ये अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो यहाँ पे मैंने वही लिख रखा है इंक्रीज हो रहा है एसेट्स में अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट जो डिक्रीज हो रहा है, और अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ही है, अलग अलग चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हो आप, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स टू डिक्रीज इन एसेट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। बार बार जनरल एंट्री पास करने से अच्छा है ना कि दो एंट्री पास कर दो, एक हो गया डेबिट साइड वाला एंट्री, एक हो गया क्रेडिट साइड वाला एंट्री, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इंक्रीज लगा रखा है, इंक्रीज एसेट्स डिक्रीज लायबिलिटीज, आप ऐसे जनरल एंट्री उतार लेना जैसे मैंने लिख रखा है, बट वहां पे सिर्फ एसेट्स का नाम आता है, ये नहीं लिखना पड़ता इंक्रीज इन डिक्रीज इन, मैं अभी आपको करवाऊंगी, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे कोई भी एक केस हो सकता है, तो लॉस हो सकता है, गेन हो सकता है, तो गेन मान लो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, किस रेशियो में, ऑल रेशियो में करते हैं। लॉस हो गया मानते हैं तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, किस रेशियो में करते हैं, ऑल रेशियो में करते हैं। क्या आपको ये समझ में आ गया रिवैल्यूएशन अकाउंट? अब इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं तो आपको अच्छी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, Ashok, Veem and Chetan were partners in a firm sharing profit ratio in the 3:2:1, मतलब 3/6, 2/6, 1/6. Their balance sheet as at 31st March 2015 as follow. ये बैलेंस शीट गिवन है, दिया हुआ है। आगे देखो, अशोक, भीम, चेतन डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली। आगे जब वो पहले उनका ऑल रेशियो क्या है, 3/6, 2/6, 1/6। अब आगे इन्होंने डिसाइड किया कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वल मतलब 1:1, 1:1, तो 1/3, 1/3 एंड 1/3 विथ इफेक्ट फ्रॉम April 1st, 2015. For this purpose was agreed that, क्या है देखो, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 3 लाख, और ये एडिशनल में दिया हुआ, एडिशनल पॉइंट में दिया हुआ है, तो ये देखना पड़ेगा किसने गेन किया, किसने सेक्रीफाई किया है। और इसका जनरल एंट्री मैंने आपको बताया था, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, बताओ, सेक्रीफाइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एडिशनल पॉइंट में गिवन है। आगे, लैंड बी वैल्यूड एट 1,60,000, और ये याद रखना बच्चे, जो भी एडजस्टमेंट है ना बैलेंस शीट में टिक करते रहना ताकि भूले नहीं। तो ये क्या लैंड से रिलेटेड है, तो लैंड पे टिक कर दो। तो लैंड बी वैल्यूड एट 1,60,000, 1 लाख का है और उसे वैल्यूड किया गया कब, जब प्रॉफिट रेशियो चेंज किया गया तो 1,60,000, तो 60,000 से क्या हो गया, बढ़ गया लैंड, तो ये गेन हो गया। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस साइड में आप दोगे, क्रेडिट साइड में लिखोगे, क्या लिखोगे, बाय लैंड, और अमाउंट कितना दिखाना है, 60,000। एंड बिल्डिंग बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%, और जो ये बिल्डिंग है ये क्या है, डेप्रिशिएट हो गया 6% से, तो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, तो किस साइड में लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट की, डेबिट साइड में। और क्या लिखेंगे, टू बिल्डिंग, कितने अमाउंट से, 1 लाख का 6% कितना, सॉरी 1 लाख का 6% कितना आएगा, 6,000। नेक्स्ट, creditors of 12,000 were not likely to be claimed and hence written off. एक क्रेडिटर है, लायबिलिटीज था, ठीक है, वो क्लेम नहीं कर रहा है 12,000, तो अपने लिए क्या हो गया, वो गेन हो गया। क्रेडिटर कितने का है, 1 लाख, उसमें से 12,000 जो क्रेडिटर है वो क्लेम नहीं कर रहा है और उसे हमने राइट ऑफ कर दिया, और इससे क्या हो गया, 12,000 जो क्रेडिटर क्लेम नहीं कर रहा है, हमारी लायबिलिटीज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो किस साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे, बाय क्रेडिटर, कितने से दिखाएंगे, 12,000 से।
और नीचे बच्चा इसमें मेरे पास जगह नहीं था तो इसमें था प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म। ये गिवन था क्वेश्चन में, मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, जगह नहीं था। और ये भी सीपीएससी 2016 का मतलब बोर्ड का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो नीचे क्या 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 लिखा था, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट या बैलेंस शीट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म। तो क्या हम अब क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल, देन बैलेंस शीट। तो ये क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया? देख लो आप किस किस में चेंजेस आए। तो क्रेडिटर, लैंड एंड बिल्डिंग। बाकी जब न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो सारे के सारे यहाँ से आ जाएंगे। बस क्रेडिटर में भी जब भी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो यहाँ पे चेंज आ जाएगा। देखते जब आंसर करते तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो आप सबने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया होगा, फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पे एसेट साइड का देखते हैं। एसेट साइड में क्या था, लैंड इंक्रीज हो गया था, कितने से? 60,000 से। तो किस साइड में लिखेंगे? क्रेडिट साइड। बाय लैंड कितने का था? रिवैल्यूड किया गया था 1,60,000 में, और ऑल बैलेंस शीट में कितने का दिख रहा था? 1 लाख का। तो कितने से इंक्रीज हो गया वैल्यू लैंड का? 60,000 से। यहाँ पे लिख देंगे 60,000। क्रेडिटर था 12,000 का, जो क्लेम नहीं करा उसे हम कह देंगे रेट ऑफ। सही है, वो हमारे लिए क्या है? फायदा है। तो किस साइड में लिखेंगे? इधर क्रेडिट साइड में बाय क्रेडिटर। और कितने का था वो? 12,000 का क्रेडिटर था, वो हमारे लिए फायदा हो गया। बिल्डिंग था जिसपे 6% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और उससे क्या होगा? वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा बिल्डिंग में, एसेट में। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बिल्डिंग। देखो 1 लाख का 6%, 1 लाख का 6% कितना आएगा? 6,000। बस इतना ही था, और किसी चीज में चेंजेस नहीं। सिर्फ ब्लेंड था जो कि 1,60,000 पे रिवैल्यूड किया गया। बैलेंस और बैलेंस शीट में 1 लाख का था। एक क्रेडिटर था 12,000 का जिसने क्लेम नहीं किया, वो हमारे लिए फायदा हो गया, क्रेडिट साइड में लिख दिया। और यहाँ पे बिल्डिंग था जिसमें 6% से डेप्रिसिएशन चार्ज किया, वो क्या वैल्यू, बिल्डिंग की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया, कितने से? 6,000 से। सिर्फ इतना ही अमाउंट था। अब देखते हैं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो देखो क्रेडिट साइड ज्यादा है, 12,000 प्लस 60,000 कितना होगा? 72,000। यहाँ आएगा 72,000। क्रेडिट साइड ज्यादा है तो हमारे क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू रिवैल्यूएशन गेन, रिवैल्यूएशन गेन टू, सॉरी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कौन कौन है? ए है, सॉरी चेतन है ना। कौन कौन है? चेतन, सॉरी अशोक है, भीम है एंड चेतन। एक मिनट देखती हूँ। अशोक, भीम एंड चेतन। अशोक और भीम, चेतन, ये 3 पार्टनर्स है। कितने का प्रॉफिट हुआ है? तो 72,000 में से अगर 6,000 गया तो कितना बचेगा बच्चों? बचेगा यहाँ पे 68,000 ना, नहीं 64,000 ही बचेगा ना। देख लो एक मिनट, 72,000 में से माइनस चल गया 6,000 तो बच गया 66,000, सॉरी 66,000 का प्रॉफिट हो गया। इसे क्या करेंगे? ऑल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किसमें? सारे पार्टनर जितने पुराने पार्टनर थे। तो ये आ गया 66,000। कितना था ऑल रेशियो? 3/6। अशोक का था और भीम का था 2/6 और चेतन का था 1/6। 66,000 और उसका था 1/6। अब इसे क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऑल रेशियो में। अब देखो यही अमाउंट आ जाएगा बच्चों। चल कैलकुलेट करो। 66,000 का 3/6 आता है 33,000। 66,000 का 2/6 आता है 22,000 और 66,000 का 1/6 आता है 11,000। सही है। यहाँ पे थोड़ा जगह कम था मेरे पास, चल अभी एक बार यहाँ पे लिख देते हैं 22,000 एंड 72,000। क्या आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट अच्छे समझ में आ गया? जो चीज में जैसे एसेट में इंक्रीज हो गया हमारे लिए फायदा था तो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया।
जिस लाइबिलिटीज में इंक्रीज हो गया वो हमारे लिए फायदा था, मैंने क्रेडिटर था यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। बिल्डिंग एसेट्स डिक्रीज हो गया बिल्डिंग में, तो यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। यहाँ पे पता चला कि गेन हुआ है तो पार्टनर्स के ऑल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उससे पहले ये पता कर लेते हैं कि किस पार्टनर ने गेन किया है, किस पार्टनर सेक्रीफाई किया है। तो यहाँ पे सेक्रीफाइंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, ऑल रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और अशोक भीम चेतन, ऑल रेशियो कितना इनका बच्चे, 3/6, 2/6, 1/6, यही था ना इनका, ये था ऑल रेशियो। माइनस कर देते हैं न्यू रेशियो 1/3। बोला था ना फ्यूचर में जाकर के इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 1/3, 1/3 ये हो गया। अब फटाफट से कैलकुलेट कर लो, और इसका कितना आएगा एलसीएम, 6 एलसीएम होगा, सही। तो 6 1 6, तो 3 माइनस ये 2, 3 2 6, तो यहाँ पे आ गया 2, तो यहाँ पे 1/6, और यहाँ पे भी एलसीएम आ जाएगा 6, 2 माइनस 2, तो यहाँ पे 0, और यहाँ पे 6 करते हैं, यहाँ पे कितना 1 माइनस का 2, तो यहाँ पे 1 माइनस 6। पता चल गया यहाँ पे कौन गेन कर रहा है, नहीं अशोक तो सेक्रीफाई कर रहा है और चेतन गेन कर रहा है यहाँ पे 1/6। और जो भीम है ना तो वो सेक्रीफाई कर रहा है और ना ही गेन कर रहा है। अब इसको हम क्या कर देंगे, इस पता चल गया हमारे कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाई कर रहा है। और गुडविल का वैल्यू किया गया था, एडिशनल पॉइंट में दिया था, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यू 3 लाख। ओके, अब तो इसका जनरल एंट्री मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। जनरल एंट्री क्या करोगे यहाँ पे देखो, जनरल एंट्री शॉर्टकट में देख लेते, जनरल एंट्री पूछा नहीं है वैसे। देखो यहाँ पे कर लेते हैं अब जनरल एंट्री। किसने अशोक ने क्या किया था, सेक्रीफाई किया था, चेतन ने गेन किया था, तो यहाँ पे लिखेंगे चेतन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अशोक। अशोक किसने सेक्रीफाई किया था अकाउंट, ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया। कितना है 3 लाख वैल्यूड है, गुडविल जो वैल्यूड किया गया वो 3 लाख का। चेतन ने कितना गेन किया 1/6, तो 3 लाख का 1/6 निकाल लो, कितना आता है बच्चों, 3 लाख का 1/6 आता है 50,000 और ये हो गया 50,000। सही है, यहाँ पे भी 50,000 ही आएगा, 50,000, इसका भी क्या 3 लाख का 1/6 निकालोगे तो वही आएगा 50,000। ये हो गया जनरल एंट्री समझाने के लिए। अब इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर करना है। तो यहाँ जो ये चेतन कैपिटल अकाउंट है डेबिट किया है बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय चेतन करके चेतन के इस अशोक के अकाउंट में 50,000 ऐड करेंगे, और अशोक और यहाँ पे डेबिट साइड में 2 अशोक कैपिटल करके चेतन के कैपिटल्स के अकाउंट में डिडक्ट करेंगे। अभी करते हैं तो पता चल जाएगा आपको। बस ये समझ गए, ये वर्किंग नोट है, ध्यान में रखना। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर देते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन कौन है, 3 पार्टनर है, ये 3 पार्टनर का हो गया, ये यहाँ पे भी 3 पार्टनर है, डेबिट साइड है, ये हो गया क्रेडिट साइड, ये पार्टिकुलर्स, ये हो गया अशोक भीम चेतन। आप पूरा नाम लिखना, अशोक भीम चेतन। यहाँ पे पार्टिकुलर्स, ये हो गया अशोक भीम एंड चेतन। इनका बैलेंस ऑल बैलेंस शीट में कैपिटल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। और कितना कितना है इनका कैपिटल है 2 लाख 1 लाख 50,000, 2 लाख 1 लाख 50,000। ये हो गया, ट्रांसफर कर दिया। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस ही होता है ना, बाय डिफॉल्ट तो क्रेडिट बैलेंस होता है, उन्होंने कुछ नहीं लिखा है तो हम क्या मानेंगे क्रेडिट बैलेंस है, तो यहाँ पे 2 लाख 1 लाख
50,000। अब ओल्ड बैलेंस शीट में देखना बच्चों, ओल्ड बैलेंस शीट में जो जनरल रिजर्व है, कितने का जनरल रिजर्व दिया हुआ था, देखना 60,000 का जनरल रिजर्व है लाइबिलिटी साइड में। और मैंने आपको कहा था कि जो बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट में जो दिखता है 7 आइटम बताए थे ना, 4 आइटम लाइबिलिटी साइड का जनरल रिजर्व हुआ, और जनरल रिजर्व होने के बाद में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो गया। उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं किस रेशियो, सॉरी किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऑल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बाय डिफॉल्ट फर्स्ट वाला केस ही लेके चलना है कि ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो जनरल रिजर्व को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, ऑल रेशियो में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व लिखेंगे कितने का, 60,000 का। यहाँ पे मैंने एक एक केस और क्वेश्चन भी करवा रखा है इस केस आपको, इस टॉपिक पे। तो 60,000 है, 60,000 का 3/6 कौन लेगा, अशोक, और 60,000 का 2/6 लेगा भीम, और 60,000 का 1/6 लेगा चेतन। तो देखो सही है ना, याद करो मैंने और बैलेंस शीट बनाया था, और लायबिलिटी साइड का जो बैलेंस था मैंने बोला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा वो अपोजिट साइड में हो जाता है ना। और अगर कोई फर्स्ट केस ही बाय डिफॉल्ट लेके चलते हैं, ये मान के चलते हैं कि जो भी ऑल बैलेंस शीट का जो 7 आइटम है उसे क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑल रेशियो में, यही है। और एक्सेप्शनल केस में तो वो बता देगा कि किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है किसको नहीं करना है, इसमें कुछ ऐसा बोला ही नहीं, तो हम केस फर्स्ट लेके चल रहे हैं। 60,000 का 3/6 ये आता है 30,000, 20,000 इसका आएगा, और इसका आएगा 10,000। जनरल रिजर्व हमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये देखना पड़ता है क्वेश्चन करते समय कि ऑल बैलेंस शीट में कहीं ये आइटम तो नहीं है, लायबिलिटी साइड का 4 आइटम और एसेट साइड का 3 आइटम, ये देखना पड़ता है। अगर है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो किस रेशियो में, ऑल रेशियो में। मैंने कर दिया जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक हमने अभी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया था ना बच्चों, किया था, उसमें पता चला कि अशोक ने सेक्रीफाई किया था और चेतन ने क्या किया था, गेन किया। तो यहाँ पे बच्चा ये चीज ध्यान में रखना, थोड़ा उल्टा रहता है और बच्चे को कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय चेतन, चेतन लिखेंगे बाय चेतन कैपिटल, यहाँ पे सिर्फ चेतन या चेतन कैपिटल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चेतन कैपिटल। ये किसको कंपनसेट करेगा, अशोक को। तो यहाँ पे आएगा, चेतन के अकाउंट में नहीं आएगा, अशोक, क्योंकि अशोक की कैपिटल क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था। तो उसके अशोक की कैपिटल क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो क्रेडिट साइड में आ गए, 50,000 से बढ़ा दिया। यहाँ पे लिखा बाय चेतन कैपिटल, और किसके, अशोक के कॉलम जो है उसमें हमने क्या कर दिया, लिख दिया 50,000। यहाँ पे लिखोगे टू, यहाँ पे लिखोगे टू अशोक, अशोक कैपिटल, और यहाँ पे चेतन के कॉलम में 50,000 क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। क्यों, चेतन क्या करेगा, कंपनसेट करेगा अशोक। तो अशोक का जो कैपिटल था वो क्रेडिट हो रहा था, तो यहाँ पे अशोक के 50,000 लिख दिया। और चेतन क्या कर रहा था, उसके पास उसके कैपिटल को क्या कर रहे थे, डेबिट कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या कर दिया, टू अशोक कैपिटल करके 50,000 डिडक्ट कर दिया। समझ गए। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बना रहे थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए तो पता चला कि प्रॉफिट था, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे बाय रिवैल्यूएशन, गेन, रिवैल्यूएशन गेन लिख देंगे यहाँ पे। और जितना जितना गेन हुआ था उसको उसमें लिख दो, 33,000 अशोक का था, 22,000 भीम का था, और चेतन का 11,000 था। हमारा काम हो गया, पार्टनर्स में यही था। हमने पहले क्या करा, जो बैलेंस था उसे, जो कैपिटल का बैलेंस था उसे हमने यहाँ लिख दिया। जनरल रिजर्व था, जनरल रिजर्व को रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चेतन देखा कि चेतन ने क्या किया, गेन किया, तो कंपनसेट किया अशोक को, वो हमने दोनों जगह एंट्री कर दिया। रिवैल्यूएशन गेन हुआ तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन गेन कर दिया, इतना ही था। अब इसको करते हैं क्लोज करें। देखो क्रेडिट साइड ही ज्यादा है, तो फटाफट से कैलकुलेशन करते हैं अशोक का। पहले तो अशोक 2 लाख प्लस 30,000 प्लस 50,000 प्लस 33,000, तो ये आ गया 3,13,000, 3,13,000। यहीं पे हाथ के हाथ इधर भी कर लेते इसका क्रेडिट साइड वाला, और यहाँ पे लिख देते हैं टू बैलेंस क्या लिखेंगे यहाँ पे, बीडी, सीडी आएगा ना, सीडी। और यहाँ पे कुछ है ही नहीं डेबिट साइड में, तो यहाँ पे ये लिख दो 3,13,000,
13,000 हो गया, 3,13,000। अब बी का कर लेते हैं, 1,00,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000, टोटल आता है 1,42,000। 1,40,000, हाँ यहाँ पे आएगा 1,42,000। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे भी डेबिट साइड में कुछ नहीं है तो यहाँ पे ये लिख लेंगे 1,42,000। अगर डेबिट साइड में होता तो डिडक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 1,42,000। अब करते हैं चेतन का, 50,000 प्लस 10,000 प्लस 11,000 तो आ गया 71,000। ये आ गया 71,000। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख देते पहले 71,000, 50,000 क्या करते हैं डिडक्ट कर दिया इन्होंने, तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं 50,000, तो 21,000 कैपिटल बचता है किसका, चेतन का। अब ये वाला जो बैलेंस है ना बच्चे कैपिटल का, ये न्यू बैलेंस शीट में जाएगा। ये जो आया है ना, ये ही न्यू बैलेंस शीट में लिखेंगे कैपिटल, न्यू कैपिटल ये हो गया। अब नया बैलेंस शीट भी तैयार कर लेते हैं, आपको पता चल जाएगा। ओके, बैलेंस शीट बनाते हैं। अच्छा, लैंड, लैंड कितने का दिखाओ, रिवैल्यूशन जो क्या कहता, एक मिनट, हाँ रिवैल्यू वैल्यू भी दिखाएंगे। कितने का दिखाएंगे, 1,60,000 का। ऑल बैलेंस शीट में कितने का है, 1,00,000 का, बट रिवैल्यूशन किया गया तो 1,60,000 का हो गया। तो यहाँ पे लैंड कितने का दिखाएंगे, 1,60,000 का। बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने का दिखाएंगे बच्चों, कितने का था बिल्डिंग, बिल्डिंग था 1,00,000 का। 1,00,000 में से 6,000 लेस कर देंगे तो कितना आएगा, 94,000। ये हो जाएगा बिल्डिंग का वैल्यू। ओके, क्या उसके बाद और भी कुछ चीज रिवैल्यूशन किया गया था, नहीं। अब जो भी चीज है, स्टॉक, प्लांट, डेटर, बैंक, वो उतने ही अमाउंट पे दिखा दो जितने ऑल बैलेंस शीट में था। तो सबसे पहले है प्लांट, तो यहाँ पे लेते हैं, लिखते हैं प्लांट। देखो प्लांट कितने का है, प्लांट 2,00,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 2,00,000 का प्लांट है। और स्टॉक, स्टॉक कितने का है, 80,000 का है। डेटर, डेटर कितने का है, 60,000 का डेटर है, ये हो गया। और बैंक अकाउंट कितने का है, बैंक कितने, बैंक में कितने हैं, 10,000। क्या आपको ये समझ में आ गया, मतलब जो वैल्यू रिवैल्यूड किया गया था उसे तो उतने पे ही दिखाएंगे। लैंड को 1,60,000 पे किया गया था, बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, जो वैल्यू बच गया उतने पे दिखा दिया। बाकी जो ऑल बैलेंस शीट में है उसको उतने ही अमाउंट पे मैंने दिखा दिया। अब इस साइड में क्रेडिटर है, क्रेडिटर, क्रेडिटर कितने का है, 1,00,000 का क्रेडिटर है। इसमें से 1,00,000 में से 12,000 क्लेम नहीं करेगा, वो अपने लिए बेनिफिट हो गया था, हमने रिवैल्यूशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। 1,00,000 में से 12,000 चला गया तो कितना आएगा, 88,000। तो ये बच्चों 88,000 ही आएगा ना, चेक कर लो, 1,00,000 में से, हाँ तो 88,000 ही आएगा, ये हो गया। ओके, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व को तो हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किस रेशियो में, ऑल रेशियो में, तो जनरल रिजर्व यहाँ पे आएगा नहीं। क्या कुछ और भी था, हाँ बिल्स पेपर, तो यहाँ पे आएगा बिल्स पेपर। बिल्स पेपर कितने पे दिखाएंगे, जितने पे ऑल बैलेंस शीट में है, कितने का है, 40,000, 40,000 का बिल्स पेपर हो गया, और कुछ नहीं है। अब कैपिटल लिख देते हैं यहाँ पे, कैपिटल, कैपिटल कौन सा लिखेंगे बच्चों, ये बताओ आप, जो हमने कैपिटल्स निकाला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से वही आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अशोक, भीम एंड चेतन, ये है चेतन। अब कितने कितना 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 था, देखो 3,13,000 का अशोक का था कैपिटल, 1,42,000 था किसका, भीम का, और चेतन का था 21,000। यही आया था जब पार्टनर्स कैपिटल जब प्रिपेयर किए, तो जब हम बैलेंस निकाले बाय बैलेंस बीडी, तो यही था ना, 3,13,000, 1,42,000, 21,000, यही था। अब इसको ऐड करके यहाँ पे दिखा दो, 3,13,000 प्लस 1,42,000 प्लस 21,000, तो ये आता है 4,76,000, 76,000। ये हो गया बैलेंस शीट कंप्लीट, कुछ नहीं है। जो रिवैल्यूड किया गया उसे हमने रिवैल्यूड वैल्यू पे दिखा दिया, बाकी जो ऑल बैलेंस शीट का जो आइटम था वैसे का वैसे ही यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, उतार दिया। चलो अब इसको ऐड कर लो, देख लो कि एसिड इज इक्वल टू लायबिलिटीज है, दोनों इक्वल है कि नहीं है। 1,60,000 प्लस 94,000 प्लस 2,00,000
प्लस 80,000 प्लस 60,000 प्लस 10,000, ये आता है 6,04,000 ऐसे। और यहाँ पे देखते हैं 88,000 प्लस 40,000 प्लस 4,76,000, तो यहाँ पे भी आता है 6,04,000। हमारा बैलेंस शीट सही है क्योंकि यहाँ पे बैलेंस हो चुका है, जितना एसेट्स है उतना लायबिलिटीज है। क्या आपको समझ में आ गया? कल करेंगे इसका दूसरा वाला टॉपिक, जिसमें है ना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो सही। यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट तो नहीं बनता, सिर्फ स्टेटमेंट बनता है, स्टेटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट का। और वहां पे जो अभी हमने क्या करा, बैलेंस शीट का जो वैल्यू था उसे ही हमने बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया। और उस केस में ऐसा नहीं होता, जो ऑल बैलेंस शीट में है वही न्यू बैलेंस शीट में भी आइटम को दिखाते हैं। वो एक्सेप्शनल केस होता है, मैंने आपको बताया था 99% तो ये वाला ही केस होगा। और एक्सेप्शनल जो केस है सिर्फ इसी चैप्टर में और दूसरे चैप्टर में नहीं है। और आपको पता चल जाएगा, वो बता देगा कि वैल्यू ट्रांसफर करना है या नहीं। अगर बोल देगा कि नहीं ट्रांसफर करना है, नॉट ट्रांसफर टू रिवेल्ड है ना, रिवैल्यूड वैल्यूड इन बैलेंस शीट, तो नहीं करेंगे। पर बाय डिफॉल्ट आपको फर्स्ट वाला जो मैंने आपको करवाया है वही होगा। ठीक है बच्चों, तो अब कल आपका टॉपिक जो भी कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट हो जाएगा। और फिर मैं 2 एक्स्ट्रा क्लासेस लूंगी इसी का, 2 और लेक्चर लूंगी जिसमें है ना PYQ क्वेश्चन करेंगे, फुल फ्लेज वाले क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।